नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है और मैं एक बार फिर आपके सामने हूं क्योंकि मौका बहुत ही खास है और जिस मौके की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में आप भी समझ गए होंगे, यानी इंतजार है रूस के राष्ट्रपति का। सभी उत्सुकता से इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि इस बार राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा कितना अलग होगा, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा और फिर नए बनते वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्या ये मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि भारत और रूस के बीच एक किस्म का अंडरस्टैंडिंग है, समझौता है कि एक साल हमारे प्रधानमंत्री रूस जाते हैं और एक साल रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं। पिछली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन 6 दिसंबर 2021 को, जब कोरोना की प्रचंड लहरें थी, उस दौरान भारत आए थे। 6 घंटे भारत में रुके और फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर कुछ कई समझौते कर वो वापस चले गए। लेकिन उसके 2-3 महीने के बाद फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। चूंकि युद्ध का समय चल रहा था, इसलिए 2022 में हमारे प्रधानमंत्री फिर रूस नहीं गए और उसके बाद 2023 में भी युद्ध चरम स्थिति पर था, तो रूस के राष्ट्रपति भी भारत नहीं आए। लेकिन 2024 में यानी पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में तब रूस गए। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मीटिंग हुई और उसके जवाब में अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली आ रहे हैं 4 दिसंबर और 5 दिसंबर के 2 दिवसीय दौरे पर। इसकी खासियत यह भी है कि अमूमन जब से युद्ध शुरू हुआ है, रूस के राष्ट्रपति कुछ एक घंटे के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं। अगर चीन में जो उनका एससीओ का दौरा छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा वो कहीं रुकते नहीं हैं। खास करके रात बिताना सुरक्षा के लिहाज से रूस की सुरक्षा एजेंसियों को लगता है उचित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं और रात दिल्ली में बिताएंगे, तो ये भी एक खास बात है। लेकिन इस बार चूंकि राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है और बल्कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने खुद ही कहा कि ये केवल भारत और रूस के बीच राष्ट्रपति पुतिन का दौरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं। देखिए, सीधी सी बात है, भारत, रूस, अमेरिका, ये सब आज वैश्विक राजनीति के बड़े प्लेयर हैं और वैसी स्थिति में पूरी दुनिया जानना चाहती है कि भारत का अगला मूव क्या होगा। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी चीन में गए थे, एससीओ सम्मेलन में गए थे और आपने देखा था कि कैसे रूसी राष्ट्रपति, हालांकि वो देश चीन था, मेजबान जिनपिंग थे, लेकिन उससे ज़्यादा खातिरदारी राष्ट्रपति पुतिन कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाकर फिर वो दोनों जब मीटिंग के लिए जा रहे थे तो लगभग 40-45 मिनट वो गाड़ी में ही बैठे रहे और गाड़ी में ही उनकी बात हुई। उनके बीच क्या बात हुई वो तो बस केवल वही दोनों लोगों को पता है, लेकिन उसकी वजह से व्हाइट हाउस से लेकर और ब्रसेल्स तक में क्या कुछ हुआ वो आप समझ सकते हैं। बहरहाल सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि इस बार जब राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं तो माना जा रहा है कि आधे दर्जन से अधिक समझौते होंगे और ये जो समझौते हैं वो इसलिए भी बेहद खास होंगे क्योंकि इसमें रक्षा, रणनीति, स्पेस, परमाणु कार्यक्रम, शिक्षा, तकनीक, संचार, पीपल टू पीपल कनेक्ट, ये सब शामिल हो रहने वाला है। मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 2 देशों के बीच जितने तरह के संबंध होते हैं वो सभी संबंध से संबंधित मसलों पर चर्चा होगी। तो अगर मैं सबसे पहले कहूँ तो सबसे पहले क्या चर्चा होगी? भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। चूंकि दोनों देश के लीडर वहाँ पर बैठेंगे तो अभी किस मुद्दे पर कहाँ क्या स्थिति है, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, उस पर चर्चा स्वाभाविक होगी। और उसमें सबसे अधिक बात जो आज की तारीख में हो रही है, सबसे पहले रक्षा समझौते को लेकर, क्योंकि भारत के पास जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उसमें मौजूदा समय में 36% यानी 36% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रूस के हैं। बाकी चूंकि भारत कई और देशों के डिफेंस इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल करता है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, स्वीडन हो या दूसरे और देशों के भी कई, फ्रांस से रफाल हमने मंगवाया। तो अभी 36% डिफेंस इक्विपमेंट हम रूस के साथ रूस का इस्तेमाल करते हैं। पहले ये आंकड़ा काफ़ी था, लेकिन फिर धीरे धीरे भारत अपना जो आप कह सकते हैं मेक इन इंडिया के तहत भी बहुत सारा इक्विपमेंट बना रहा है, फिर दूसरे और देशों से हम करते हैं, लेकिन हमने एक सिनर्जी बनाने की कोशिश की है। इन सब के बावजूद सबसे बड़ी चर्चा हो रही है हमारे फाइटर जेट को लेकर कि भारत कौन सा फाइटर जेट खरीदेगा। देखिए, हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। सच बताऊं तो रूस ने एक ऑफ़र दिया है Su-57 को लेकर
और ये सवाल मैंने किया भी दमित्री पेस्कोव से, जो पुतिन के प्रवक्ता हैं, क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं, अधिकारी प्रवक्ता। उनसे मैंने पूछा था कि क्या आप लोगों ने कोई ऑफ़र दिया क्या Su-57 को लेकर, और इसके बारे में अगर आप डिटेल शेयर करें। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी तो उसमें Su-57 को लेकर, इस फाइटर जेट को लेकर चर्चा होगी। उन्होंने ये कहा कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन है। ऑफ कोर्स मतलब उनका प्लेन है तो वो कहेंगे ही उसके बारे में, लेकिन वैसे भी अमूमन जो सबसे बेहतरीन है उनमें से एक तो है ही। लेकिन देखिए, भारत के पास विकल्प की कमी नहीं है। मतलब अमेरिका कहता है आप F-35 ले लो, रफाइल हमने ले ही रखा है। इसके अलावा यूरोप की भी कई कंपनियां हैं, वो भी दावा कर रही हैं। तो बड़ा दिलचस्प ये था कि जब मैंने ये बात पेस्कोव से पूछा कि Su-57 पर क्या प्रपोजल चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इतना मैं आपको कहूँगा कि मोदी पुतिन की मीटिंग में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। हम कुछ प्रस्ताव रखने वाले हैं, लेकिन मैं डिटेल इसलिए आपसे शेयर नहीं करूँगा क्योंकि ये एक बिजनेस डील है, और हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, आप समझ गए कॉम्पिटिटर मतलब कि रफाइल हैं या फिर F-35 हैं, उनको अगर ये सारी चीज़ें पता चलेगी तो वो हमारे डील को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी फाइटर जेट को लेकर क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस तरह का बयान दिया जो उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में कहा था। दूसरी बात है कि Su-57 के अलावा S-400 की बात आ रही है। देखिए, 5 यूनिट हमने S-400 के खरीदे थे, 3 उसमें से आ भी गए हैं और उसको हमने डिप्लॉय भी किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान S-400 ने बहुत शानदार परफॉर्म भी किया था, और उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमारा सुदर्शन है, सुदर्शन चक्र जो भगवान कृष्ण का हथियार होता था, उसको रेफर करते हुए उन्होंने ये बात कही। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए, हालांकि मैं एक बात और भी कह दूं कि ऐसा नहीं है कि भारत केवल S-400 पर ही निर्भर है। हमने बहुत सारे जो आप कहें डोमेस्टिक एयर डिफेंस क्रिएट किए हैं, वो भी उस सिनर्जी में बड़े काम आते हैं। मतलब वैसे भी है ना कि जहां काम आए सुई का करे तलवारी, तो जहां ज़रूरत है दूसरे और डिफेंस मतलब एंटी ड्रोन इस्टेब्लिशमेंट के इस्तेमाल करने का, वहाँ आप क्यों S-400 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया में जो बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें से S-400 है, और हम S-400 हमारे पास ऑलरेडी 3 यूनिट थी, 2 की डिलीवरी अभी होनी है, तो हम चाह रहे हैं कि 4-5 और हम खरीदें। तो उसको लेकर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी। अब क्या है कि चूंकि हम ये खरीदेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसका इस्तेमाल किया था, तो आप समझिए कि Su-57 और S-400 इसका इस्तेमाल हम ब्रिटेन पे या अमेरिका के खिलाफ तो करने वाले नहीं हैं। इसका इस्तेमाल अगर करना हुआ तो किसके खिलाफ होगा? चीन के खिलाफ होगा, पाकिस्तान के खिलाफ होगा। तो जाहिर है कि पुतिन के इस दौरे को लेकर जो दिल की धड़कनें हैं वो चीन और पाकिस्तान की थमी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भारत इस तरीके से Su-57 को लेकर आगे बढ़ेगा तो इंडिया की एयरफोर्स की कैपेबिलिटी और अधिक मजबूत होगी। S-400 की तरह के रहने से हमारा एयर डिफेंस और बहुत अधिक मजबूत होगा। और वैसे तो तुर्की के जो ड्रोन का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान ने किया था, मैं मतलब किसी भी इक्विपमेंट का मैं मजाक नहीं बनाना चाहता, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि उसका क्या हाल हुआ था, किस तरीके से हुआ था। बहरहाल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि S-400 और Su-57 जैसे फाइटर जेट के आने के बाद ये माना जा रहा है कि भारत की जो एयर पावर है वो कई गुना ज़्यादा और बढ़ जाएगी। तो पुतिन के दौरे में ये सबसे अहम मसला है। इस बार एक और नया चीज़ हो रहा है, वो ये कि अमेरिका और भारत के बीच में एक डील है कि जिसको जो उसके साथ 3-4 डील की गई है कि अगले 10 साल तक अमेरिकी फ़ौज को, अगर मान लीजिए यहाँ आसपास में कोई ऑपरेशन करने वो जा रहे हैं और उनको अचानक कोई ज़रूरी पड़ गई, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म का, हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के बिहाफ पर अफगानिस्तान में लड़ने चले जाएंगे या फिर ईरान के खिलाफ हमले में हम यहाँ पर अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने देंगे, ये नहीं है। लेकिन ऑपरेशनल के अलावा जो बहुत सारी लॉजिस्टिक चीज़ें हैं उस पर हम और अमेरिका एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग पर तो हमारा सहयोग है ही, तो हम उसको लेमोआ और 2-3 और एग्रीमेंट है उनके तहत हमने कवर अप किया है। अभी पिछले दिनों भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री ने उस डील को साइन किया था। तो ऐसी स्थिति में ये है कि अमेरिका के साथ तो हमारा ऐसा एग्रीमेंट था ही, अब हम रूस के साथ भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो उससे रूस को भी अगर आसपास में ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनका, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके एसेट्स का इस्तेमाल करेंगे, और जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे एसेट्स का इस्तेमाल करेंगे।
तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से आप देखिए तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है कि हम जैसा अमेरिका के साथ रिश्ते रखना चाहते हैं वैसा ही रूस के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। और दरअसल ये जब हम एग्रीमेंट साइन करेंगे तो अमेरिका इस चीज़ पर जाहिर इनकी नज़र रखेगा, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि हमने इंडिया के साथ ये एक्सक्लूसिव डील की है। हम उनको भैया बता रहे हैं कि भैया देखो, आप और रूस और अमेरिका के झगड़े में या रूस और यूरोप के झगड़े में हमें बीच में मत लाओ, हम हमारे लिए आप दोनों एक समान हो, हम एक दोनों के साथ ऐसे ही डील करेंगे। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे सभी दर्शकों के मन में ये चिंता भी स्वाभाविक है कि भारत और चीन के रिश्ते को देखते हुए रूस किसका साथ देगा। तो क्रेमलिन के प्रवक्ता ने एक बात कही और वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि देखिए, रूस और चीन के संबंध तो मजबूत हुए ही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उनके संबंध एक नए लेवल पर चले गए हैं। रूस की भी थोड़ी मजबूरी थी, ठीक है, हमारे भी बहुत से विश्लेषक उसे मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम सोचते हैं कि उनके रिश्ते इतने खराब हैं, ऐसे नहीं हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो आज की तारीख में रूस और चीन के बीच के रिश्ते बहुत तेज़ी के साथ बहुत ही अलग लेवल पर जा रहे हैं। लेकिन ये भी आप देखिए कि मई 2020 में जब गलवान हादसा हुआ और उसके बाद रूस और चीन और भारत के बीच में जो तनाव चरम पर था, तो हमारे टॉप लेवल पर बातचीत नहीं होती थी। लेकिन पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्टूबर में गए थे कजान, तो फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इनिशिएटिव पर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मीडिएशन पर, उनके इनिशिएटिव पर चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में मीटिंग हुई। उसके बाद फिर इस साल हम लोग तियानजिन में एससीओ सम्मेलन में गए, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की फिर अलग से मीटिंग हुई थी। तो देखा जाए तो रूस भी बैलेंस करने के चक्कर में रहता है चीन के और भारत के साथ को। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, रूस के साथ और चीन के तो लिमिटलेस है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन भारत के साथ भी हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं, बहुत मजबूत हैं और हम उसको किसी भी लेवल तक ले जाने को तैयार हैं। बल्कि उन्होंने एक बात कही कि भारत के साथ रूस का संबंध किस लेवल तक जाएगा ये भारत तय करे। यानी भारत जिस लेवल तक ले जाना चाहता है, वो चीन की तरह ले जाना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर वो चाहता है कि मौजूदा स्थिति में हम वेस्ट के साथ भी संबंध रखें, रूस के साथ भी रखें, जिसको मैं कहता हूं कि भारत की ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यही दुनिया में भारत की एक खासियत है। और मेरा मानना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें ब्लॉक में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से हमारे दोस्त ये कई बार मुझे कहते हैं कि क्या रूस, चाइना और इंडिया का, जिसको RIC कहते हैं, कि RIC का गठबंधन करना चाहिए। बहुत से लोग जब अमेरिका से नाराज़ होते हैं, खास करके आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप के उलूल जुलूल हरकत से नाराज़ होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमको RIC बनाना चाहिए। देखिए, बात तो सही है कि हम अमेरिका के खिलाफ नाराज़ होते हैं तो हम विकल्प देखने लगते हैं, लेकिन जितनी मेरी छोटी सी समझ है, मैं मानता हूँ कि किसी भी दिन चीन और अमेरिका में से अगर हमें एक चुनना होगा, मतलब भारत को, तो अमेरिका ज़्यादा बेहतर है। देखिए, अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, लेकिन फिर चीन और अमेरिका में से आप किस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे? अमेरिका और रूस की तुलना में कर ही नहीं रहा। वहाँ तो आप कहते हैं कि रूस हमारा सच्चा दोस्त है, वो भरोसेमंद है और वो साबित हो चुका है। यही बात रूस भी कहता है। लेकिन ये बात भी है कि जहाँ तक चीन और अमेरिका के बीच तुलने की बात है, तो मुझे लगता है मैं किसी भी दिन अमेरिका को प्रेफर करूँगा और मुझे लगता है हम हर भारतवासी चीन और अमेरिका में से अमेरिका को ही प्रेफर करेंगे। तो ये इंडिया का जियोपॉलिटिकल एक डायनामिक्स है, और जब आप इस डायनामिक्स को देखते हैं तो फिर RIC की कल्पना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसीलिए RIC में रूस चाहता है कि RIC बने, मतलब RIC को बहुत अलग मुकाम पर ले जाया जाए। चीन भी ऐसा चाहता है, लेकिन भारत का जो सुरक्षा हित है वो RIC के बहुत पक्ष में नहीं है, इसलिए हम थोड़े फूक कर इसमें कदम उठा रहे हैं। तो ये RIC की बात हो गई। अब आप देखिए कि चूँकि रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, जब से युद्ध शुरू हुआ है यूरोप वाले, अमेरिका वाले चाहते नहीं हैं कि पुतिन कहीं जाएं, तो वैसी स्थिति में यूरोप एक अलग मूड में है। यूरोप की तरफ से तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं, बल्कि इंडियन न्यूज़पेपर में जो है सो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा और जिसमें उन्होंने पुतिन के दौरे को लेकर बहुत सारे सवाल किए। अमूमन ऐसा होता नहीं है, होना नहीं चाहिए, ये एक तरह से भारत की विदेश नीति में हस्तक्षेप जैसा भी है। लेकिन खैर, इसका समाधान ये निकला कि रूस के राष्ट्रपति ने भी उसी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा और उसमें उसने यूरोप को कहा। तो खैर, रूस और यूरोप के बीच जो जंग है उसमें एक आर्टिकल वॉर जो है वो भारत में शुरू हो गई है। तो ये सब चलेगा, मतलब कहने का मतलब है, देखिए, टेंशन रूस और यूरोप में, टेंशन रूस और अमेरिका में,
लेकिन उसमें भारत को घसीटा नहीं जाना चाहिए, लेकिन घसीटा जा रहा है। और इसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी, जब उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध के नाम पर भारत पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया था। जहां तक भारत का सवाल है, तो देखिए तमाम दबावों के बावजूद नवंबर के महीने में भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर का, पिछले 5 महीने का रिकॉर्ड स्तर का हमने तेल खरीदा है। हम S-400 की डील करने जा रहे हैं, हम Su-57 पर गंभीरता से विचार करेंगे। मैं एक बार फिर से कह दूं, यही लेंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भारत तय करेगा। अरे ऑफर तो हमें सब कोई दे रहा है, कोई Su-57 लेके खड़ा है, कोई F-35 लेकर खड़ा है, लेकिन भारत तय करेगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो वो भारत सरकार को, भारत की एयरफोर्स तय करेगी। और जो इन सब के बाद जो तीसरी बात है कि जाहिर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारत और रूस के बीच में एक नए लेवल की प्लानिंग ये चल रही है कि एक तो जो भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसमें रूस कुडनकुलम में अभी एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर लगा ही रहा है, जो तीसरा रिएक्टर है। लेकिन इसके अलावा एक चल रहा है कि अब छोटे स्तर के, जिसको आप मोबाइल न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। ये टेक्नोलॉजी रूस के पास है। भारत चाहता है कि रूस के साथ समझौता हो, हमें मोबाइल न्यूक्लियर रिएक्टर मिले, ताकि हम अपने परमाणु ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए जल्दी जल्दी इसका इस्टेब्लिशमेंट कर सके। उसके रखरखाव से लेकर उसको एग्जीक्यूट करने तक में बहुत आसानी होती है, तो वो एक खास बात है। लेकिन जहाँ तक रूस और भारत के बीच संबंधों की बात है, तो देखिए साहित्य संस्कृति से लेकर स्पेस तक कोई भी आप फील्ड उठा लीजिए, शायद ही कोई फील्ड है जो भारत और रूस के बीच अछूता है। तो जाहिर है कि हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन डिफेंस को लेकर जहां पाकिस्तान और चीन के सीने पर सांप लौट रहा है, वहीं यूरोप भी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है, खास करके तब जबकि भारत आने से ठीक पहले राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा है कि देखिए यूरोप जो है वो युद्ध को कंटिन्यू रखना चाहता है। यूरोप चाहता है रूस के साथ जंग करना, हम तो नहीं चाहते, और मैं 100 बार कह चुका हूं कि मैं नहीं चाहता हूं, मतलब पुतिन ने ये बात कही। लेकिन अगर यूरोप चाहता है तो मैं आज भी तैयार हूं लड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने एक बात कही, और हमारे तमाम साथियों को जो मुझे अक्सर शो में सुनते हैं, पुतिन ने एक बात कही कि यूक्रेन में जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है वो सर्जिकल है, मतलब हम उसको रणनीतिक तरीके से थोड़ा परहेज करते हुए, एहतियात बरतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यूरोप के मामले में ऐसा नहीं होगा। यूरोप में हम कोई रियायत नहीं करेंगे, बल्कि पुतिन ने यह कहा कि यूरोप के साथ युद्ध होगा तो बातचीत के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो आपको याद है, मैंने आपसे यही तो कहा था कि 3.5 साल के रूस यूक्रेन युद्ध में तमाम ऐसी घटनाएं हुई। क्रेमलिन पर ड्रोन से अटैक हुआ, क्रीमिया पुल पर अटैक हुआ, रूस के कुर्स्क में यूक्रेन की सेना घुस गई। पुतिन पर बहुत दबाव था, लेकिन पुतिन ने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि रूस की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि यूक्रेन पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो, क्योंकि वो उन्हें अपना समझते हैं। मैंने आपसे कौरव पांडव वाली स्टोरी बताई थी महाभारत की, तो पुतिन ने भी वही बात कही है। और मुझे एक पत्रकार होने के नाते, आप कहिए एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट होने के नाते, मुझे आपसे साझा करते हुए ये खुशी हो रही है कि जो बात मैंने आपसे कही थी कि यूक्रेन पर नरमी और यूरोप के खिलाफ किसी भी तरह की रियायत नहीं, ये क्रेमलिन का स्टाइल रहेगा। पुतिन ने उस बात पर मुहर लगा दी है। तो इसी के साथ आज बस इतना ही। लेकिन पुतिन के भारत दौरे पर हम लगातार आपसे मिलेंगे, आपको सारी जानकारी देंगे। आप TV9 देखते रहिए, और यकीन मानिए पुतिन के दौरे को लेकर एक एक डिटेल जो हम आपसे शेयर करेंगे, अगर आप हम पर भरोसा करें तो वो किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलने वाला है। शुक्रिया।